तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले भी इस न्यूज़ को डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और रिसेंटली हुआ क्या कि काफ़ी सारी स्टेट्स में खास तौर के ऊपर तमिलनाडु, पंजाब में खास तौर के ऊपर स्टेट और यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट्स रेज होने शुरू हुए। स्टेट को बिल पास करती है और गवर्नर उस बिल के ऊपर अपना सेंट नहीं देता। प्रोविजन क्या है कि स्टेट असेंबली को बिल पास करेगी, अगर सिंगल हाउस है तो, अगर वो टू हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस से बिल पास होएगा तो गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो गवर्नर बिल के ऊपर अपना सेंट दे देगा या उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देगा। ये 2 ऑप्शंस। टेक्निकली ये टर्म जो है ये अंग्रेजों के टाइम से आई। कॉलोनियल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर गवर्नर को पावर एक्स्ट्रा थी, क्योंकि गवर्नर नॉर्मली या गवर्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते थे, नॉर्मली रॉयल फैमिली से आते थे। और गवर्नर्स को पावर देने के पीछे लॉजिक ये था, ये माना गया था कि गवर्नमेंट्स में इंडिया में जो सरकारें चुनी जाएंगी उनको उतनी अकल नहीं होगी, उतनी समझ नहीं होती। 1919 के एक्ट, 1935 के एक्ट में जैसे इंडियन लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू करते हैं, उनको लगा कि ये डिसीजन जो लेंगे ये एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेंगे, इस करके अथॉरिटीज जो है गवर्नर के पास ज़्यादा थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं किए और पर उसी सिस्टम को एज इट इज़ नहीं रखा। उन्होंने उसके अंदर जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली को दे दी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर दे दी कि आप डिसीजन कोई भी बिल पास करो। गवर्नर को अगर कुछ एतराज़ लगेगा तो वो बिल के ऊपर होल्ड कर लेगा, नहीं तो गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज देगा। तो जैसे कि बाकी बिल में होता है, गवर्नर के पास बिल भेजेंगे, गवर्नर रिकंसिडर करने के लिए बिल भेजेगा या अपना असेंट दे देगा, ये रिकंसिडर करने के लिए भेजेगा। अगर असेंबली ने बिल को रिकंसिडर करके दोबारा बिल गवर्नर के पास भेज दिया तो गवर्नर उस बिल को, अगर उसको ठीक लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या पावर सुप्रीम जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर को कम करता है, तो गवर्नर बिल प्रेसिडेंट के रिजर्व कर देगा, बाकी मर्जी प्रेसिडेंट की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर के बाद ये जो इशू आया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपको, या ये डायरेक्शन दी कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी बिल के ऊपर साइन करके वापस करना है या आपको उसको मना करना है, जो भी आपको डिसीजन करना है 3 महीने के अंदर अंदर करना है। बिल जो है लंबे टाइम के लिए अनकंडीशनली या फिर बिना किसी रीजन के लंबे टाइम तक पेंडिंग नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनसे पूछा कि ये बताइए आर्टिकल 143 को यूज करके कि पहली बात तो ये बताइए कि क्या प्रेसिडेंट ऐसा करने के लिए बाउंड है। नाउ द पॉइंट इज, अब बड़ी जजों की बेंच बैठनी थी, तो पूरे इंडिया में ये कंसिडरेशन, ये डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या अथॉरिटी है। गुड इवनिंग बेटा। तो क्या अथॉरिटी है कोर्ट के पास कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके, क्या सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देने लग गया कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। फिर उसके बाद अभी रिसेंट जजमेंट में ये निकल के आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन नहीं दे सकता। अल्टीमेटली अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, इस देश का राजा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए काम करता है। हम टेक्निकल टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में समझते हैं, राजा प्रेसिडेंट है। तो कोर्ट प्रेसिडेंट को ये कैसे ऑर्डर कर सकता है कि आप जल्दी जल्दी डिसीजन लो, हमें बताओ, आई एम द सुप्रीम, तो आप मुझे डायरेक्शन दे ही नहीं सकते किसी भी सेंस में। तो कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि 3 महीने के अंदर बिल साइन करो। गवर्नर के केस में भी ऐसा नहीं किया जा सकता। पॉइंट ये कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये जो पावर गवर्नर को दी थी या प्रेसिडेंट को दी थी, कुछ सोच समझ के दी थी। इसका एक एग्जाम्पल है, गुजरात में एक एंटी टेररिस्ट एक्ट था, गुजकोखा के नाम से पास हुआ। गवर्नमेंट थी तब वहां पे नरेंद्र मोदी की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस की थी और प्रेसिडेंट जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रेसिडेंट थी। बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने बिल के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। ऑब्वियसली गवर्नर बीजेपी कांग्रेस का रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो थी वहां पर सीएम थे, तो गवर्नर कांग्रेस का था होगा। फिर उसके बाद सरकार बदली, गुजरात की भी बदली। तो ऑब्वियसली जब सरकार बदलती है तो वहां पर नया सीएम आया, जो वहां के सीएम थे वो पीएम हो गए। गुजको का बिल जो 2 बार रिजेक्ट हो गया था, अब गुजरात विधानसभा ने पास करके दोबारा भेजा। जब बिल दिल्ली पहुंचता है तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को, ऑब्वियसली उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इस बिल के ऊपर साइन नहीं हो सकते।
इसका मतलब ये कि बिल में सच में कुछ गड़बड़ थी। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हम लोग डीम असेंट कर देते हैं इस बिल के ऊपर, मान लो कि गवर्नर ने इस बिल के ऊपर अपना आंसर नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि बिल पास हो गया, जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में ऐसा हो सकता है, हालांकि प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी होता है, बट डीम्ड असेंट नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, ना प्रेसिडेंट के केस में होता है क्योंकि वहां पर भी साइन करने ही पड़ते हैं, गवर्नर के भी साइन जब तक नहीं होंगे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। डीम्ड असेंट मतलब बिल पास हो गया एक हाउस से या दोनों हाउसेस से, अब अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना, खास तौर के ऊपर गवर्नर अगर अपना असेंट नहीं दे रहा तो मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बेवकूफ थे जिन्होंने गवर्नर को और प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी। मान लो हम उस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कुछ सोच के ये पावर दी थी ना गवर्नर और प्रेसिडेंट को। हो सकता है कि असेंबली जो डिसीजन लेती है वो थोड़ा इमेच्योर हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इमेच्योर डिसीजंस हो सकते हैं, ऐसे कई सारे इमेच्योर डिसीजंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लिए। प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर अपना साइन करने से मना कर दिया था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्वेंशन डेवलप हो गई, अगर किसी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट अपना साइन नहीं भेजते, प्रेसिडेंट अपना साइन नहीं देते, तो उस बिल को री इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। पर स्टेट के केस में जिद होती, ईगो होती है। हमने डिस्कस किया जब नरेंद्र मोदी वहां के सीएम थे तो ईगो थी, 2 बारी बिल को पास करके भेजा, अल्टीमेटली जब प्राइम मिनिस्टर बने तो पता चला कि ये बिल सच में पास होना ही नहीं चाहिए। ठीक इंडिया के ये जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, इसको नुकसान पहुंचाएगा। सो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो पावर मिली है वो एज इट इज रहेंगी। डायरेक्शन नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट, ना ही कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि आपको बिल के ऊपर साइन करने ना ये डिसीजन दे सकता है कि इस बिल के ऊपर डिसीजन क्या लेना है। ठीक, तो अभी इस केस को डिस्कस करते हैं। ये न्यूज 2 बारी आई, एक्चुअल में 3 बारी आई थी, हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में। 2 बारी हिंदू में, 1 बार इंडियन एक्सप्रेस में। तो 3 बार को मैंने 2 बार में 2 बार की न्यूज कवर हो गई, क्योंकि 5-6 दिनों के बाद क्लास हो रही है तो वो 2 बारी मेरे को, हालांकि 3 बार थी, 1 बार मैंने रिमूव कर दिया, वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी। यहाँ The Supreme Court has delivered important advisory opinion. अब यहाँ पे देखना advisory opinion है, Article 143, responding to the President preference that stemmed from a 2 judges bench ruling April 2023. अब वहां पर 2 जजों की बेंच थी, 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने जजमेंट दी थी concerning delays by governor in granting assent to the state bills. The reference was triggered after Supreme Court judgment in State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu April 25, where the court set a 3-month limit for Governor and President to act on bill. 3 महीने के अंदर अंदर आपको बिल के ऊपर जवाब देना होगा। इसका मतलब कोर्ट ये ऑर्डर तभी दे सकता है जब अपने किसी से इन्फीरियर को ये इस तरह का ऑर्डर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट सुपीरियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक है, इनको डायरेक्शंस कैसे दे सकते हैं? हालांकि इससे पहले ऐसा रहा है कि गवर्नर की पावर अनलिमिटेड नहीं है, हम लोग केस डिस्कस कर चुके हैं इसको। हेल्ड दैट सच डिसीजंस कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल स्क्रूटनी, तो ऐसे किसी भी केस में जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। इन्वोक्ड आर्टिकल 143 टू ग्रांट डीम्ड असेंट टू सेवरल बिल्स पेंडिंग इन तमिलनाडु। तो इसका मतलब ये कि बिल अपने आप पास हो जाएंगे अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक पे बैठा हुआ आदमी, गवर्नर उसके ऊपर साइन नहीं करता। So the judgment raised constitutional question on whether courts can impose timeline on constitutional authority. कि तुम इतने बड़े हो गए, इंडियन जुडिशरी इतना आगे बढ़ गई कि वो डायरेक्शन देने लगी प्रेसिडेंट को। Whether prolonged inaction by the president governor is legally challengeable. क्या आपने बिल के ऊपर साइन नहीं किया? Prolonged inaction by the president is legally challengeable. Article 140, whether Article 142 powers allow the court to bypass explicit constitutional provisions. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन मेंशन्ड है कि हाउस बिल पास करेगा, प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर साइन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अगर किसी बिल के ऊपर गवर्नर ने साइन नहीं किए तो क्या इतना बड़ा कोर्ट, इतनी जरूरत होगी कोर्ट की वो डायरेक्शन दे दे कि आपको 3 महीने में आंसर करना है? सो दैट इज द मेन कंसर्न। देन उसके बाद स्कोप ऑफ द इशू रेज्ड, प्रेसिडेंट सॉट क्लैरिटी ऑन 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस कंसर्निंग। प्रेसिडेंट ने पूछा कि अच्छा ये बताओ भाई, ये पहले 14 क्वेश्चंस हैं कि क्या आप मुझे ऐसी डायरेक्शन दे सकते हो, आप ऑथोराइज्ड हो ऐसा करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन दे दे कि ऐसा करो आप? इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201,
इन दोनों की भी इंटरप्रिटेशन करो, which govern गवर्नेटोरियल मतलब गवर्नर से जुड़ी हुई, एंड प्रेसिडेंशियल असेंट टू द स्टेट बिल्स. Then extent of judicial intervention before a bill becomes law. The extent of judicial intervention before a bill becomes law. कि क्या बिल के लॉ बन जाने से पहले कोर्ट ये अथॉरिटी रखता है कि अपनी डायरेक्शन या अपनी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन दे सकता है. तो वेदर डिले और नॉन एक्शन इज जस्टिसिएबल. अगर हम बिल के ऊपर साइन ना करें तो हम कोर्ट को जवाब देंगे क्या? देन दिस कंटोर्स ऑफ आर्टिकल, द कंटोर्स ऑफ आर्टिकल 142, उसका प्रोविजन क्या कहते हैं? These issues related directly to the balance of power between state government, governors and union. Key point of the Supreme Court's opinion. Constitutional choice available to the governor, Article 200. The court reaffirmed that the governor has 3 express opinions. गवर्नर 3 काम कर सकते हैं. क्या? गिव असेंट, अपनी सहमति दे सकता है. सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बिल भेज सकता है. विदहोल्ड असेंट एंड रिटर्न इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद कमेंट्स. कि मेरे को बिल में कुछ गड़बड़ लग रही है, आप इसको एक बार दोबारा रिकंसिडर कर लो. अगर आपको लगता है तो पास करके भेज देना, फिर दोबारा देखते हैं क्या करना है. नो एडिशनल ओपिनियन सच एज जुडिशरी क्रिएटेड मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट. इसके अलावा कोई प्रोविजन मेंशन ही नहीं है, कोई ऑप्शन गवर्नर के पास है ही नहीं इन तीनों ऑप्शंस के अलावा. गवर्नर डिस्क्रिप्शन. द बेंच रूल्ड दैट गवर्नर हैज इंप्लीमेंटेड डिस्क्रिप्शन, इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन in choosing among these options and not bound to aid and advice to council of ministers for matter concerning assent. इसके अलावा गवर्नर कुछ नहीं कर सकता. इन तीनों पावर्स के अलावा गवर्नर के पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है. गवर्नर हैज इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन इन तीनों में से A, B या C, इन तीनों में से कोई एक चूज कर ले. एंड इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो किसी सलाह पर मानने के लिए गवर्नर बाउंड नहीं है कि आपने सलाह दी और मैंने मान ली. देन उसके बाद दिस डिपार्ट्स फ्रॉम अर्लियर जजमेंट लाइक शमशेर सिंह 1974 एंड निबाम रेबिया, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको. इन दोनों जजमेंट के अगेंस्ट ये रहा था. विच प्लेज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द एक्टिंग पर मिनिस्टीरियल एडवाइस. इसमें यह कहा गया था कि गवर्नर बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानने के लिए. गवर्नर को वही करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही है. तो फिर मैंने आपको ये एग्जांपल दी. उस हिसाब से तो गुजरात के गवर्नर को भी बिल के ऊपर साइन कर देना चाहिए था, तो उसने प्रेसिडेंट के पास भेजा. इसका मतलब बिल में सच में कुछ गड़बड़ था, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनने के बाद वो बिल पास ही नहीं हुआ. देन कोर्ट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. कोर्ट कांट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट डिसीजन बिफोर द बिल रिसीव्स असेंट. तो जब तक बिल को सहमति नहीं मिली तो कोर्ट इंटरफेयर कर ही नहीं सकता उसके ऊपर. देन हाउएवर इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन्ड डिले, कोर्ट में डायरेक्ट द गवर्नर टू टेक अ डिसीजन विदाउट डिक्टेटिंग what that decision should be. No judiciary imposed timelines. The bench overturned the earlier 3-month time limit, holding that whether the constitution is silent on a time frame, courts cannot insert one. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में हम लोग जब वीटो डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वीटो मेंशन नहीं है. संसद पार्लियामेंट बिल पास करेगी, दोनों हाउसेस बिल पास करेंगे, प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास चॉइस या रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया. अगर वो मनी बिल नहीं है तो ठीक, या कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल नहीं है, मोटे तौर पे हम यही मानते हैं, तो मनी बिल नहीं है तो रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ये दोबारा बिल पास करके भेज दें तो प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करने के लिए बाउंड है, बट पॉकेट वीटो का प्रोविजन है, पॉकेट वीटो यूज कर सकता है. तो 3 तरह से हम लोग उसको प्रेसिडेंट की वीटो को समझते हैं, पर वीटो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं है. हाउस ने बिल पास करके भेजा, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं किए, हालांकि वो साइन करने के लिए बाउंड नहीं है, पर लंबे टाइम तक उसने होल्ड कर लिया, और वो होल्ड तभी कर सकता है जब उसको पार्लियामेंट ने ऐसा करने के लिए कहा, यानी जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था. तो इन सभी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि बिल जो है वो पार्लियामेंट के कहने पर प्रेसिडेंट ने रोक दिया है.
इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी को पावर है नहीं, मेंशन नहीं है। पर अगर गवर्नमेंट जा रही है या गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले लिया किसी ने, या गवर्नमेंट ही जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये है कि सपोर्ट वापस जा चुकी है, या सरकार सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए आई है, उन बिल के ऊपर साइन करने के लिए प्रेसिडेंट आज भी फ्री है, उस मर्जी है तो साइन नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट गिर गई है, सरकार गिर चुकी है, अभी काम चलाने के लिए 2-3 महीनों के लिए सरकार टेम्परेरी गवर्नमेंट काम कर रही है, ये पार्लियामेंट अपने यहाँ से संसद से बिल पास कराए, पार्लियामेंट से बिल पास कराए, अगर प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई बिल भेज दे तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करने के लिए बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ सोच समझ के दी थी, गवर्नर को भी पावर कुछ सोच समझ के मिली है। आज कंडीशंस ये हैं कि कोर्ट का डिसीजन ये आया, हो सकता है कोर्ट के ओपिनियन का तो को पता नहीं होता ना, सुप्रीम कोर्ट आज कुछ जजमेंट दे रहा, कल को दूसरी जजमेंट दे रहा, कल को इससे बड़ी बेंच बैठ जाएगी, तुम फिर जजमेंट चेंज कर दोगे। ये कोई खेल थोड़ी है गुड्डे गुड़ियों का, है ना, कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहें जजमेंट चेंज कर दें। इस करके सोच समझ के प्रेसिडेंट ने कहा डिसीजन लेना, मेरे को सोच समझ के बताना। जो प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला, हमने डायरेक्शन तो दे दी, अब क्या कहेंगे इसके ऊपर। अब हम लोग आज कोई जजमेंट देते हैं, कल अपनी ही जजमेंट को चेंज कैसे करेंगे। आज हमारे वर्ड्स कुछ और हैं, कल वर्ड्स कुछ और हो जाएंगे, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चन मार्क्ड हो जाएगी। देन अब इसका मतलब ये है कि हमें सोच समझ कर डिसीजन देना है, और नहीं कहा जी नहीं जी महाराज जो आपको पावर मिली है वो ठीक दी है, गवर्नर को भी ठीक मिली है, प्रेसिडेंट को भी ठीक मिली है, हम आपको डायरेक्शन नहीं दे सकते। वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, उसने बताया ही नहीं इस केस में क्या होगा। The court held the assent is an executive function and courts cannot use Article 142 to create deemed approval. तो कोर्ट डीम्ड अप्रूवल नाम की कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते कि अगर बिल के ऊपर ये सहमति नहीं देते तो बिल अपने आप पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। Hence, April 2025 ruling deemed assent discretions were incorrect. तो ये जो डीम्ड असेंट वाला जो डिसीजन दिया था वो इनकरेक्ट था, गलत था। चल नेक्स्ट, यूपीएससी प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन। Under Article 200, which of the following actions can a governor take regarding a bill? Give assent, अपनी सहमति दे सकता है, return the bill to the legislature, reserve the bill for president's consideration, and declare deemed assent after 3 months. तो declare deemed assent after 3 months का concept तो है ही नहीं। Answer is 1, 2 and 3. Supreme Court's recent advisory under Article 143 clarifies that court can impose timeline for assent. Deemed assent is constitutionally valid. Supreme Court recent advisory under Article 143 clarifies that court can impose timeline for assent, नहीं है ये, and deemed assent is constitutionally valid, नहीं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक। गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर इन assent matters, ये ठीक है। assent decisions are fully non justiciable, नहीं है। Which commission recommended limiting the time taken by the governor on a bill? ये हम लोग पंछी कमीशन के अंदर डिस्कस करते हैं। कमीशन रिकमेंडेड द लिमिटिंग द टाइम टेकन बाय द गवर्नर टू एक्ट ऑन अ बिल। तो उन्होंने कहा था कि गवर्नर को जल्दी जल्दी बिल साइन कर देना चाहिए, पंछी कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी। द एडवाइजरी ओपिनियन रिलेटेड प्राइमरी टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल? एडवाइजरी ओपिनियन रिलेट्स प्राइमरली टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल? 200 and 201. Next, Supreme Court's advisory on gubernatorial power, gubernatorial मतलब गवर्नर की पावर, redefines the balance between state legislature and constitutional heads. Discuss. आंसर के अंदर start a constitutional scheme, article 153 से 201 के अंदर लिखोगे आप। Mention key point, discretion, no timelines, no deemed assent. Examine implications for federalism, use commission recommendation, सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं। कंक्लूड विद रिफॉर्म नीडेड, ये आपको प्रिंटेड नोट्स में ये कंटेंट मिल जाएगा, जो भी हम लोग यहाँ से देते हैं प्रिंटेड मटेरियल, उसमें सब ये मिल जाएगा, प्लस क्लास नोट्स में भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। क्रिटिक एवेल्युएट द जस्टिसिबिलिटी ऑफ द गवर्नेटोरियल इनएक्शन इन लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ओपिनियन।
उसमें लिखो टिप्स के अंदर डिफाइन जस्टिसिबिलिटी, डिस्कस कोर्ट स्टांस, लिमिटेड रिव्यू ओनली ऑन द प्रोलॉन्ग इलेक्शन, एनालाइज रिस्क पैरालिसिस ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सजेस्ट अ सेफगार्ड एंड रिफॉर्म्स। ये सब आप मेंस का आंसर में लिखोगे बेटा। हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 142 इन दिस केस शेप द लिमिट्स ऑफ जुडिशियल पावर? ब्रीफली एक्सप्लेन आर्टिकल 142, मेंशन द बैन ऑन डीम्ड असेंट। डीम्ड असेंट आप समझ गए होंगे, अपने आप बिल का पास हो जाना। डिस्कस जुडिशियल ओवररीच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। जुडिशियल ओवररीच मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी औकात से बड़ा जब डिसीजन देता है तो दैट इज जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, जहां पर उसको नहीं घुसना चाहिए वहां पर भी घुस रहा है। प्रोवाइड अ बैलेंस कंक्लूजन, हालांकि इसको गलत सही हम दोनों कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट एक तरफ उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहेंगे और कहीं कहीं पर उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, या जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा सा और बढ़ जाता है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म बुरा नहीं है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियों में चेंजेस आए हैं। अगली न्यूज में सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले रहा है, उसमें भी वही है, वो अपनी लिमिट, हालांकि किसी ने अपील नहीं की, सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्टिव हो रहा है और पूछ रहा है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसको। assess the impact of the advisory opinion in Indian federal structure, ये देख लेना बेटा आप क्वेश्चन में।